The short duration discussion which was brought by member Shri Ninong Iring ji regarding the RTI guidelines. इरिंग साहब को सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद भी दूंगा और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने बहुत अच्छा इसमें रिसर्च भी किया है और आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोगों को भी उतना नॉलेज नहीं था और आपने बहुत अच्छा रिसर्च करके आज इस अगस्त हाउस में आपने पेश किया है। और इसके साथ फिर अपना ऑनरेबल मेंबर्स किंतो जिनी साहब क्योंकि लो बैकग्राउंड के है उन्होंने भी इसके ऊपर में रोशनी डाला है और साथ साथ जितने भी जो मेंबर पार्टिसिपेट किया श्री जिकी तको, पंत सर, श्री ओजिंग तसिंग, श्री फोसुम खिमुन, श्री कंगोंग तकु, श्री वांगलिन लोंगडोंग, श्री तेची कसो और श्री किंतो रीना साहब, सभी लोगों का जो व्यूज़ है आरटीआई के ऊपर में लेके हम लोग ने अभी पिछले कुछ समय से हम लोग सुनते आ रहा है। जैसे आप सबको पता है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है एक्ट 2005 में इसको बनाया था एंड इट हैज़ रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, उसको रिप्लेस करके आरटीआई एक्ट 2005 तब से ही ये पूरे देश में चल रहा है। और आरटीआई जो है इट्स एन फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को तो हम लोग फिर डिनाई कर नहीं सकता। ये जो 2005 में जब लेके आया तो इसका इंटेंशंस काफ़ी अच्छा था कि पूरे देश भर में ट्रांसपेरेंसी बढ़े, करप्शन कम हो, मगर इसमें अभी चलते चलते जो मेंबर्स लोग ने भी जो इन कॉन्टेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश जो एक्सप्रेस किया, इट हैज़ बिकम ए वे ऑफ लाइफ बोलिए या वे ऑफ बिजनेस या दूसरा टर्म में वे ऑफ टॉर्चरिंग अदर पीपल, उस लाइन में भी काफ़ी लोग ने यूज़ करने का कोशिश भी शायद हुआ है। अभी जो मैं थोड़ा सा समय में जो हमको समय मिला तो मैं एक आंकड़ा निकाला, अरुणाचल प्रदेश में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो गठन करके जो शुरुआत हुआ सिंस 1 अगस्त 2006, 1 अगस्त 2006, माननीय डिप्टी स्पीकर साहब आपके माध्यम से मैं हाउस को बताना चाहेगा तब से लेके अभी तक का जो केसेस जो यहाँ पे एसआईसी में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जो फाइल हुआ है दैट इज़ अराउंड 2933 केसेस। उसका अंतर्गत में जो केस डिस्पोज हो गया 2433 केसेस डिस्पोज हो चुका है और 500 केस अभी भी पेंडिंग है। तो आप सोचिए कि अरुणाचल जैसे एक पॉपुलेशन बहुत ही कम एक राज्य है, उसमें भी इतना केसेस होना ये हम लोगों के लिए अच्छा बात भी नहीं है। अभी आरटीआई का जब हम लोग बात करते हैं तो हमें तो लगता है कि क्योंकि ये जो एक्ट जो है वो अच्छा के लिए है, लेकिन ओवर द टाइम इसको काफ़ी लोगों ने मिस यूज़ करने का कोशिश किया है, मिस यूज़ हुआ भी है और बहुत सारा मेंबर्स लोग ने भी इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा बात भी बोला है कि मिस यूज़ होने के लिए रीज़न क्या है। अगर आप अपना खुद सही है तो इसमें तो सही इन्फॉर्मेशन अगर आप देने से तो जो इंटेंशन जिसने अप्लाई किया आरटीआई को, चाहे उसका इल कुछ इंटेंशन होता भी होगा, तो वो उस इंफॉर्मेशन को लेके वो करेगा क्या। तो प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि अभी जो केसेस जो यहाँ पे इतना फाइल हुआ है तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में भी खराब है। दैट वी शुड ऑल हम लोगों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, ये हकीकत जो है। अभी इसको लेके देखिए, आप सबको पता है कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है और अपना स्टेट गवर्नमेंट में हम लोगों को ज़्यादा इसमें हम लोगों को छेड़छाड़ करने का इसमें हम लोगों को प्रोविजंस नहीं है। इसका मुताबिक हम लोग इस एक्ट का मुताबिक आर्टिकल 27 एंड 28 ऑफ द एक्ट, उसमें हम लोगों का रूल्स में हल्का सा वहाँ पे हम लोग अमेंड कर सकता है और वो भी ज़्यादातर अपना फीस के बारे में हम लोग इसमें रेक्टिफाई कर सकता है या उसको अमेंड कर सकता है। इसका बाद कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कमीशन, इसका बाद सैलरीज हो गया कमीशन का, इसका बाद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सैलरीज। तो ब्रॉडली जो स्पेस दिया हुआ है राज्य सरकार को वो बहुत ही कम स्पेस दिया हुआ है। तो अभी इसको अगर कुछ अमेंड करना है, कुछ भी करना है, तो ये तो केंद्र सरकार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक वहाँ पे उन लोगों का ही प्रेरोगेटिव में ही ये होना पड़ेगा। तो इसमें अभी देखिए, अभी मेन जो हम लोगों का अभी आज जो यहाँ पे जो चर्चा कर रहा है, इसमें अभी पिछले जब से यहाँ पे अरुणाचल में इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन हुआ है सिंस 2006, तब से लेके इंफॉर्मेशन कमीशन का हम लोग ने क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हम सबको बरकरार रखना है, इसलिए फुल कैपेसिटी का जो कमीशन होता है उसको हम लोग ने गठन किया है
एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, इसके बाद अन्य फिर जो मेंबर्स होता है सबका अपॉइंटमेंट भी हम लोग ने सिंस 2006 से ही करके रखा हुआ है। तो टेन्योर होता है तो फिर रिप्लेस करके फिर नया मेंबर आ जाता है। तो इस आरटीआई को आगे और भी मतलब सही ढंग से यूज़ करने के लिए अभी इंफॉर्मेशन कमीशन की ओर से डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया, काफ़ी सारा वर्कशॉप्स भी वो लोग कंडक्ट करते हैं, पब्लिक के लिए भी कंडक्ट करते हैं और साथ साथ उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो PIOs है उसका साथ भी बैठ के वो लोग कंडक्ट करते हैं ताकि आरटीआई का सही इस्तेमाल हो। मगर अरुणाचल प्रदेश का तो अभी डिटेल में जाने से तो काफ़ी चीज़ बोलना होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ तो है, सिस्टम में ही कहीं ना कहीं गड़बड़। और पहले तेचिकातो साहब ने जो यहाँ पे उनका जो यहाँ पे व्यूज़ जो बताया, बहुत ही अच्छा व्यूज़ कसो साहब ने यहाँ पे बताया कि अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट ज़्यादातर अभी यहाँ पे आरटीआई आता है तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी यानी कि वर्क्स डिपार्टमेंट में ही आता है, या तो PWD होगा, RWD, PHE, UD, WRD, इस तरह का में ज़्यादातर आरटीआई फ्लोट होता है। तो वहाँ का कंसर्न ऑफिसर जो है अगर सही ढंग से काम करने से तो उनको एपीसमेंट करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन सीख करता है उसको आप तुरंत इंफॉर्मेशन टाइमलाइन दे के रखा हुआ है, इस एक्ट में पूरा क्लियर कट मेंशन है, तो इंफॉर्मेशन दे दीजिए, देने में क्या प्रॉब्लम है। अब ये जितने भी जो केसेस जो 2006 से जो चल के आ रहा है और अभी तक ये जो 500 केस जो पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ होगा। मैं मानता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन सीकर्स का भी इंटेंशन गलत है, उन लोगों का भी कोई दूध से धुला वुला तो नहीं है, उन लोगों का मकसद ही 100% तो हम नहीं बोल देंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सीकर्स लोगों का भी कुछ नियत में कुछ खराबी ज़रूर है। तो उसको चलते हुए बाद में जाके वो लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर गलत सिस्टम को और भी बढ़ावा मिल जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस चल रहा है ये होना नहीं चाहिए। और इंफॉर्मेशन अभी जो आरटीआई एक्ट का अंतर्गत में भी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को कहा कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट में जो कैंप्स लगा रहा है ताकि लोगों को एजुकेट करने में, इसमें अभी एक तो प्रोविजन सेक्शन 8 में भी है। सेक्शन 8 में जो क्लॉज H ऑफ सेक्शन 8(1) जिसमें इंफॉर्मेशन देना, कुछ कुछ चीज़ों में इंफॉर्मेशन नहीं भी दे सकता है। उसमें है कि अगर कुछ अंडर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ मैटर है या कुछ एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स, इस तरह का अगर नेचर है तो अंडर दिस क्लॉज H ऑफ सेक्शन 8(1) वो इंफॉर्मेशन नहीं भी दे सकता है। तो लेकिन वो PIO कंसर्न PIO को इतना डिटेल तो पता नहीं होगा, लेकिन मेरा हिसाब से तो जो आरटीआई जो सीख करता है उसको टाइमली देना चाहिए। और जहाँ तक जो अरुणाचल का जो कंसर्न है कि इस एक्ट में ही ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है कि इसमें जो फीस के बारे में अभी बहुत सारा मेंबर्स लोग ने यहाँ पे चर्चा किया है और सुझाव भी दिया है। तो कुल मिला के अभी इस आरटीआई एक्ट में जो फीस जो पर पेज जो फीस लेता है वो BPL फैमिलीज के लिए तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप सब लोग जानते हैं। एंड फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, अरुणाचल प्रदेश में एज पर दी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 SECC का मुताबिक 70,000 फैमिलीज जो है अभी भी BPL के अंदर में है। तो 70,000 BPL को आप इंटू रफली 4 या 5 फैमिली भी पकड़ लो तो रफली ऑन एन एवरेज 2.5 लाख ऑफ पॉपुलेशन अभी भी BPL में है, BPL कैटेगरी में है। तो इसका अभी मल्टीप्रोंग अप्रोच हम लोगों को करना होगा। अभी 2011 का सेंसस जो हो चुका है, अभी नया जो SECC का जो सेंसस आएगा, SEC सेंसस का भी पैरामीटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तय करेगा, कौन लोग BPL में उसका एक पैरामीटर देता है। उस पैरामीटर का अभी आने वाला जो अभी SECC होगा, हम लोगों को जो भी स्टाफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से SECC के लिए जो ड्यूटी में जाता है गांव में वो SECC सेंसस लेने के लिए, उसको अच्छा से जो भी अभी सेंटर से गाइडलाइंस आएगा उस गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करो बोल के उनको हम लोग अच्छा से एक वर्कशॉप भी करके, हमारा आज ग्राम पंचायत मेंबर्स भी है, बहुत ट्रांसपेरेंट वे में इसका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें पता है कि 70,000 फैमिलीज और 2.5 लाख पॉपुलेशन BPL अरुणाचल में हो ही नहीं सकता, जो एज पर जो गाइडलाइंस 2011 का गाइडलाइंस का मुताबिक देखने से हो ही नहीं सकता इतना सारा पॉपुलेशन अरुणाचल में। लेकिन वहाँ तक भी इस प्रकार का मैनिपुलेशन हो जाता है।
तो मल्टी प्रोंग अप्रोच एक तो हो गया, आने वाला SECC को भी हम लोग थोड़ा सा ठीक करना होगा, और जो भी सुझाव आज आप लोग ने इस RTI को और भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम बोलेंगे, और भी इफेक्टिव करने के लिए जो भी सुझाव दिया है, आप सबको मैं ये दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि अपना इस सदन को एम्पावर्ड किया गया नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही और पार्लियामेंट ही वहाँ जाके इसको निर्णय वही लोग कर पाएगा। मगर इसके चलते हुए मेरा, यदि आप ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, यदि आपके माध्यम से ऑनरेबल जितने भी जो मेंबर्स, अगर आप लोग सहमत है, तो हम लोगों को ओर से एक असेंबली का ओर से एक 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हुए ये जो सुझाव जो भी अभी भारत सरकार को जो देना है, उसको हम लोग एक टाइमलाइन का साथ में एक पीरियड देते हुए अभी नेक्स्ट सेशन में उसको जो भी कमेटी अभी हम मेरा ओर से जो प्रपोज करेंगे, वो लोग अपना यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर, इसके बाद अन्य जो सिविल सोसाइटीज़ को भी साथ में मिलकर, तो जो भी सुझाव लेना है और मेंबर्स का भी जो भी सुझाव होता है उसको लिखित में कमेटी को दे के, कमेटी को एक प्रॉपर एक सुझाव कि अपना अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में या इन जनरल RTI में क्या गाइडलाइंस को कैसे मॉडिफाई और क्या सुझाव है, उस सुझाव को नेक्स्ट सेशन में फिर यहाँ टेबल करके उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में पास करके उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग भेज सकता है। यदि आप लोग मंजूर है ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, तो मैं नाम भी प्रपोज कर दूंगा, क्योंकि इस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को हमारा बहुत ही सीनियर लीडर हमारा श्री निनोंग इरिंग जी, जो काफ़ी सीनियर मेंबर भी है, उन्होंने इस प्रस्ताव को यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में लेके आया। तो मैं प्रपोज करूँगा कि श्री निनोंग इरिंग जी ही इस कमेटी को हेड करें, और साथ में देने के लिए हमारा जो मेंबर है केंतो जिन्नी जी, जो लॉ बैकग्राउंड से है, वो इसमें उसका नाम मेंबर में ऐड किया जाए, और साथ में श्री तरिंग दकपे जी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले वो SN ब्यूरोक्रेट डिप्टी कमिश्नर भी वो सर्व कर चुके हैं। तो ये 3 मेंबर कमेटी को इस RTI गाइडलाइंस में इस प्रकार से हम लोगों का अमेंडमेंट होना चाहिए, उसको चर्चा करके लॉ डिपार्टमेंट हो और भी एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा करके उसको नेक्स्ट सेशन में असेंबली में टेबल किया जाए। उसमें फिर अगर कुछ लकुना है तो उसमें हम लोग और डिस्कशन करके तब जाके यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग अपना रिकमेंडेशंस हम लोग का भेजना होगा। मगर टिल सच टाइम अभी, क्योंकि ये जिस RTI का जो इंटेंशन है वो बहुत ही अच्छा है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस एक्ट को लेके कुछ पॉजिटिव नोट देगा नहीं देगा ये हम तो बोल नहीं सकता, मगर जो भी होता है अपना स्टेट में वही अपना खुद का इरादा कितना नेक है उसको ऊपर ही निर्भर होता है। अगर इरादा नेक है तो इतना सारा रूल्स रेगुलेशंस कानून का भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो मेन चीज़ तो मैं तो फिर बार बार वही अपील करूँगा कि जितने भी हमारा जो सिविल सोसाइटीज़ जो CBOs है, एपेक्स जो बॉडी है, अपना अपना ट्राइब का सभी लोगों को इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, इंक्लूडिंग ऑल दी ऑफिसर्स, सरकारी कर्मचारी या पब्लिक जो भी हो, हम सभी जो ट्राइब्स का एक बार साल में 1 या 2 बार साल में कॉन्फ्रेंस होता है, उस चीज़ में ये सब का बारे में चर्चा हो के इस सारा चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कम्युनिटी लेवल में, तो जाके लोगों में थोड़ा अवेयरनेस होगा। और जो लोग गलत प्रैक्टिस कर रहा है, नॉट ओनली इन दिस RTI लेकिन बाकी मोड में भी बहुत सारा लोग गलत प्रैक्टिस कर रहा है। आज ड्रग्स के बारे में काफ़ी चर्चा होता है इस असेंबली में, तो इस तरह का जो एलिमेंट जो खराब एलिमेंट्स है उसको लेके हमारा CBOs का जो एनुअल मीटिंग होता है या साल में जो 2 बार मीटिंग होता है, इस तरह का टॉपिक जो है वो मैंडेटरी करके चर्चा करना चाहिए। सोसाइटी शुड डिस्करेज ऑल दिस एक्टिविटीज़, तब जाके थोड़ा समाज में सुधार होने से ये सब चीज़ हम लोगों को आज इतना डिस्कशन करने का भी ज़रूरत भी नहीं होगा। लेकिन जो प्रस्ताव मैंने रखा था, यदि आप लोगों को सहमत है तो मैं अपनी ओर से इस असेंबली की ओर से 3 मेंबर कमेटी का प्रस्ताव करेंगे कि RTI का जो गाइडलाइंस में फिर अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में रीलुक करके क्या सुझाव हम लोग दे सकता है, उसको लोग रिसर्च करते हुए नेक्स्ट सदन में इसमें असेंबली में टेबल करने के लिए। तो उतना कहते हुए मैं एक बार फिर निनोंग इरिंग जी और जितने भी मेंबर्स यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।